गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। ये आज का क्लास हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। आने वाले टाइम में मैं हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी सारा का सारा कंटेंट फ्री पे यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएगा, इसी चैनल पर द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। तो ये चैनल आप लोग याद रखिएगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो आज हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और अपकेंद्रीय बल क्या होता है। आज के बाद इन दोनों टॉपिक में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग कभी देखे होंगे मेला उला घूमते समय आप लोग मौत का कुआं देखे होंगे, या फिर आप लोग जब बस में कभी ट्रेवल किए होंगे तो जब बस किसी टर्निंग पर घूमता है, जब कोई बस टर्निंग पर घूमता है, उसका पैसेंजर जो है वो बाहर की ओर, खिड़की की ओर क्या हो जाता है, हेल जाता है। हिंदी से तो समझते ही हैं कि बाहर की ओर क्या हो जाएगा, खिड़की के बाहर की ओर झुक जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, ये आप लोगों को इसी टॉपिक में समझ में आएगा, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा इसमें कि एक्चुअली अभिकेंद्रीय बल नाम का कोई बल होता ही नहीं है। एक्चुअली ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, इस बल को अगर बात करें तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट किया था F = mv²/r, और इसी के मदद से कोई भी बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में आखिर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बात हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसका डिफिनेशन समझेंगे कि क्या होता है अभिकेंद्रीय बल, है ना। इसे इंग्लिश से क्या कहते हैं बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है देखो गौर से सुनो, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा एक बल कार्य करेगा और इसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ध्यान से समझो, बात को समझोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत मजेदार बात भी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा बोलो, गति करेगा। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा बोलो, गति करेगा। मान लो इस वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है बोलो, गति कर रहा है। तो आप लोग अगर वृत्ताकार मोशन थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, सर्कुलर मोशन, है ना। अगर आप लोग सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा थोड़ा बहुत, नहीं भी आइडिया तो कोई दिक्कत नहीं है। गौर से सुनना, ये मान लो कोई बॉडी है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो ये आगे जाना चाहता है, ये वाला बॉडी आगे जाना चाहता है, ये कोई बॉडी आगे जाना चाहता है, लेकिन ये सेंटर की ओर भी एक बल लगेगा। मान लो इसका सेंटर O है, यहाँ पे इसका सेंटर क्या है बोलो, O है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, दैट मीन्स ये आगे भी जाना चाहेगा। बोलो हाँ, ये ना, जब ये आगे भी जाना चाहेगा और क्या, सेंटर की ओर भी फोर्स लगेगा। किधर बोलो, सेंटर की ओर। यानी कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो लगातार केंद्र की ओर एक बल लगता रहता है। इसी बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर। फिर से, अभिकेंद्रीय बल की दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होता है। तो बात को ध्यान से सुनो कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर गति करेगा तो ये ऊपर की ओर, दैट मीन्स यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर एक वेलोसिटी होता है जिसकी मदद से ये आगे जाना चाहेगा। इस वेलोसिटी को बोलते हैं v, मतलब इस वेग को क्या बोलेंगे, v। और लगातार इसको अंदर की ओर एक बल कार्य करेगा, मतलब इस दिशा में भी एक बल लगेगा। इसी बल को तो कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं बोलो, अभिकेंद्रीय बल। अच्छा एक बात बताओ, इस ना आगे जाके पढ़ाएंगे या फिर थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे कि ये जो v है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्शीय वेग कहा जाता है। क्या कहते हैं बोलो, स्पर्शीय मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बोलो, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अगर मान लो टेंजेंशियल वेलोसिटी की दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे कि सर्कुलर पाथ के किसी बिंदु पर, सर्कुलर पाथ के किसी पॉइंट पर, है ना, सर्कुलर पाथ कर किसी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें। यहाँ पे ड्रॉ करें ऐसे, यहाँ पे ड्रॉ करें ऐसे, यहाँ पे ड्रॉ करें ऐसे, है ना। तो ये क्या बताएगा, स्पर्शीय वेग को बताएगा। क्या बताएगा बाबू, स्पर्शीय वेग को बताएगा, है ना। क्या बताएगा बोलो, स्पर्शीय वेग को बताएगा। और जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर गति करेगा तो लगातार वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगेगा। किधर बोलो, लगातार वृत्त के केंद्र की ओर क्या लगेगा बोलो, बल लगेगा। और इसी बल को क्या कहा जाता है बोलो, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब गौर से सुनना आगे का बात, अब ध्यान से सुनना, मेरा बात सुनो। इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, अगर वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है बोलो, गति कर रहा है,
इस दुनिया में कोई भी बॉडी है, इस दुनिया में कोई भी बॉडी है, अगर वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो लगातार वृत्त के केंद्र की ओर कहीं ना कहीं से F इक्वल टू ध्यान सुनना, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r के बराबर क्या लगेगा, बल लगेगा, तभी वो वृत्ताकार पथ पर क्या कर सकता है बोलो, गति कर सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार बता रहा हूं कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है लगातार वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता रहेगा, इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल का मान F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r होता है। इस दुनिया में अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो कहीं ना कहीं से उस पर कितना बल लगना चाहिए, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r के बराबर बल लगना चाहिए। अगर F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r के बराबर अगर बल नहीं लग रहा है तो वृत्ताकार पथ पर गति नहीं कर सकता है। ठीक है, अब गौर सुनो, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो कोई बात, पढ़े होंगे, एक रिलेशन में बता रहा हूं, थोड़ा सा याद रखना। ओमेगा इक्वल टू होता है v बाय r, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बोलो, v बाय r। पढ़े होंगे कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर गति करता है तो इस दिशा में एक वेग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग ओमेगा, इस दिशा में एक वेग होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्शीय वेग, है ना, इस वेग को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्शीय वेग। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू v बाय r, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हम लोग, v बाय r। अब गौर से सुनना, यहाँ पे लिख रहे हैं F इक्वल टू m, ठीक है, v के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, v के जगह लिख सकते हैं ओमेगा और इंटू r लिखेंगे, v इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, ओमेगा और इंटू r, यानी कि यहाँ होगा स्मॉल m, है ना, v के जगह लिखेंगे ओमेगा और क्या लिखेंगे बोलो v, और इसका क्या करेंगे बोलो होल स्क्वायर, और बाई क्या आएगा r। इसको और थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा देखो, F इक्वल टू बोलो m ओमेगा का स्क्वायर और क्या होगा बोलो v का स्क्वायर और बाई क्या होगा r। ठीक है ना, एक मिनट यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया, एक मिनट देखो, फिर से मैं लिख रहा हूं, देखो ना, कर सुना, F इक्वल टू क्या लिखे बोलो m, है ना, v के जगह क्या लिखना, ओमेगा इंटू r, क्या लिखना बोलो, ओमेगा और इंटू r, तो ओमेगा और इंटू r का होल स्क्वायर और बाई क्या होगा r, सॉल्व करेंगे कितना होगा, F इक्वल टू m, यहाँ क्या होगा ओमेगा के स्क्वायर और क्या होगा r के स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा r, यहाँ से यहाँ एक कैंसिल, और फाइनली F इक्वल टू कितना आया, F इक्वल टू आया m r ओमेगा का होल स्क्वायर और बाई क्या होता है, यही होगा। ठीक है, यही होगा, यानी कि ये भी क्या है, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। क्या है बोलो, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है, किस टर्म में लिखा हुआ है, ओमेगा के टर्म में लिखा हुआ है, किस टर्म के फॉर्म में, ओमेगा के टर्म में। क्या बात समझ में आ गया, तो दो फॉर्मूला याद रखना, यहां से क्या बोले अभिकेंद्रीय बल का मान, क्या बोले अभिकेंद्रीय बल का मान, देखो तो, है ना, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो कहीं ना कहीं से उस पर कितना बल लगना चाहिए बोलो, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r के बराबर बल लगना चाहिए, और इसी को जब ओमेगा के टर्म में लिखते हैं तब कितना लिखते हैं बोलो, F इक्वल टू m r ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू कितना होगा, m r ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, अब गौर से सुनना, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल बात समझे थे। अच्छा, कभी देखे होंगे एक्चुअली अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल में, देखो गौर सुनो, जैसे हम लोग मान लो एक मान लो वस्तु ले लिए या फिर एक पत्थर ले लिए, एक पत्थर को धागा से बांध देंगे, बोलो है ना, एक पत्थर को धागा से बांध देकर ऐसे घुमाएंगे, झुम 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 झुम, बात समझ में आ रही कि नहीं, जब ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, गौर से सुनो, तो हमें अगर देखो गौर सुनो, मान लो यहाँ पे किसी का हाथ है, मान लो यहाँ पे सपोज करो ये हाथ है, ठीक है, और इस हाथ की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ बांध दिए हैं, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए भाई, बांध दिए हैं। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ बांध देंगे तो क्या होगा बोलो, ये इस वेग से आगे जाना चाहेगा और ये रस्सी इधर खींचना चाहेगा, बोलो है ना, इसको खींचना चाहेगा। जब ये ऑब्जेक्ट घूम के यहाँ आएगा तो ये इस वेग से इस दिशा में जाना चाहेगा, लेकिन रस्सी इसको अंदर की ओर खींचना चाहेगा। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो ये इस दिशा में आगे जाना चाहेगा, ये बॉडी आगे जाना चाहे, लेकिन ये रस्सी जो इसके साथ बंधा हुआ है इसको अंदर की ओर हमेशा खींचना चाहेगा। यहाँ पे जब बॉडी आएगा तो ये जो बॉडी है, ये स्टोन जो पत्थर जो है इस दिशा में जाना चाहेगा, लेकिन जो रस्सी है, रस्सी इसको लगातार अंदर की ओर खींच रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो लगातार उसके केंद्र की ओर एक बल लग रहा है। इसी बल को क्या कहते हैं भाई, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल का मान F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r।
लगातार इस ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से कहीं ना कहीं से कितना लग रहा है, mv²/r लगा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं बता रहा हूं कि अभिकेंद्रीय बल नाम का कोई बल होता ही नहीं, बल्कि ये वही सारा बल है जो पीछे हम लोग पढ़ के रखे हुए थे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारा टाइप ऑफ फोर्स पढ़ के रखा हुआ था, वही सब बल जो है अभिकेंद्रीय बल बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात बोले, यही बात करते हैं कि मान लो एक रस्सी से एक पत्थर को बांध को अगर ऐसे घुमा रहे हैं, तो बात करो कि इस रस्सी में कौन सा बल लग रहा होगा, रस्सी में कौन सा बल लग रहा होगा। रस्सी में तो सिर्फ एक ही बल पाया जाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स बोलो, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को क्या बोलते हैं भाई, तनाव बल। क्या कहते हैं बोलो, तनाव बल। यानी कि इस रस्सी पर सिर्फ तनाव बल है। कौन सा बल है, तनाव बल है, जो अंदर की ओर हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर क्या करके रखा हुआ है बोलो, खींच के रखा हुआ है। इसका मतलब यहां पे जो तनाव बल है, रस्सी पर तनाव बल की दिशा हमेशा किसी बिंदु पर खींची गई बोलो, या फिर ऐसे बोलते हैं हमेशा किसी बिंदु जहां से जुड़ा हुआ है, जुड़े हुए बिंदु से दूर जाता हुआ। फिर से बोल रहे हैं, तनाव बल की दिशा किसी बिंदु से जुड़े हुए दूर जा, मतलब किसी बिंदु से जुड़े हुए बिंदु से दूर जाता हुआ। यहाँ पे पॉइंट से जुड़ा हुआ, तो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ पॉइंट से दूर जाता हुआ। किसका डायरेक्शन होता है बोलो, टेंशन का। मतलब सेंटर की ओर लगने वाला इस रस्सी पर सिर्फ एक ही बल है, और उस बल का नाम क्या है, तनाव बल। तो यही तनाव बल को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। इसी तनाव बल को हम क्या कहेंगे भाई, इसी तनाव बल को हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। यानी कि यही तनाव बल जो है क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, ये प्रोवाइड कर रहा होगा mv²/r प्रोवाइड कर रहा होगा, तभी ये वृत्ताकार पथ पर क्या कर सकता है, घूम सकता है। तो यहां से क्या सीखा, यहां से ये सीखा कि अभिकेंद्रीय बल का नाम का कोई बल होता ही नहीं है। एक्चुअली जो पीछे बल पढ़ के रखे हुए हैं वही सारा बल है जो अभिकेंद्रीय बल बनता है। जैसे एग्जांपल की इस रस्सी में सिर्फ एक ही बल पाया जाता है, वह क्या है, तनाव। और तनाव ही बल किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा, तभी ये वृत्ताकार पथ पर क्या है, घूम रहा है, अदरवाइज ये घूम नहीं सकता था। अगर बात करो, सपोज करो कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम यहां समझा रहे हैं, मान लो यहां पे सेंटर है, और इस सेंटर से मान लो हाथ से ही पकड़ के एक रस्सी को क्या कर रहे हैं, हाथ से ही पकड़ के एक रस्सी को हम घुमा रहे हैं। ठीक है, मान लो हम हाथ से ही पकड़ के क्या कर रहे हैं, एक रस्सी को, फिर से वही कहानी, रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को, एक पत्थर को बांध के हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। सोचो, अगर रस्सी से एक पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहे हैं हम, और सडनली सपोज करो कि रस्सी टूट जाए, रस्सी क्या हो जाए, टूट जाए, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट, बोले सर ये ऑब्जेक्ट इस दिशा में भाग जाएगा। बोलो हाँ यार, क्यों भाग गया, क्या रीजन है, तो बोले कि ये वृत्ताकार पथ पर तभी घूम रहा था जब सेंटर की ओर लग रहा था तनाव बल, यानी कि टेंशन फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, तभी ये घूम रहा था। अब जैसे ये रस्सी टूट गया, जैसे ही ये रस्सी क्या हुआ, टूट गया, तो अगर हम बोले कि अचानक तनाव बल खत्म, तनाव बल क्या हो गया बोलो, खत्म, तनाव बल खत्म। और जब तनाव बल खत्म तो mv²/r नहीं मिल रहा है वृत्त के केंद्र की ओर, और अगर mv²/r नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो वृत्ताकार पथ पर घूम ही नहीं सकता है। एकदम क्लियर हो गया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता और ये फिर यहाँ टूट जाता तो इस डायरेक्शन में भाग जाता। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे होता और यहाँ टूट जाता, अगर रस्सी टूट जाता तो क्या होता, इस दिशा में भाग जाता। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ होता, यहाँ होता, ऐसे ऐसे घुमाए, क्या बात समझ में आ रहा, देखो एकदम नोटिस करो, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे ऐसे घुमाए, यहाँ पे ऐसे ऐसे घुमाए, ऐसे ऐसे घुमाए, ऐसे ऐसे घुमाए, ऐसे, तो इस तरह क्या होगा, जब रस्सी टूटेगा तो तनाव बल खत्म, और तनाव बल खत्म, इसका मतलब वो वृत्ताकार पथ पर घूम नहीं सकता है। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि तनाव ही बल था ना जो mv²/r प्रोवाइड कर रहा था। अब यही खत्म तो mv²/r नहीं मिल रहा है, और mv²/r नहीं मिलेगा तो ये वृत्ताकार पथ पर घूमेगा नहीं। क्लियर, लिखा हुआ है देखो, यदि रस्सी टूट जाए तो अभिकेंद्रीय बल अचानक समाप्त हो जाएगा, और न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार पत्थर सीधी रेखा में क्या कर जाएगा, गति कर जाएगा। यहाँ टूटेगा तो इस दिशा में चला गया, यहाँ टूटा तो इस दिशा में चल जाएगा, यहाँ पे टूटा तो इस दिशा में चल जाएगा, यहाँ पे टूटा तो इस दिशा में चल जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब गौर से सुनो, नोट करके हमें अभी जो बताएं पीछे ही वही चीज लिखा हुआ है कि वास्तव में अभिकेंद्रीय बल कोई बल का प्रकार नहीं है, कोई बल का प्रकार नहीं होता है, बल्कि ये तनाव बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल तथा घर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल बनता है। मतलब क्या समझा, बोले थे कि अभिकेंद्रीय बल नाम का कोई बल नहीं होता है। ये एक्चुअली पीछे ही बल, बहुत सारा बल का प्रकार पढ़ के रखे हुए हैं
जो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल बनता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल होता नहीं है, अभिकेंद्रीय बल बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये तो समझा दिए कि एक पत्थर को रस्सी से बांधकर हाथ से घुमाना, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, उपग्रह का चारों ओर चक्कर लगाना। अब ये सब देखो बहुत बढ़िया से समझो, तब मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अगर इंटरेस्टिंग लेना है तो ये चीज समझना पड़ेगा। क्या बोला, एक पत्थर को रस्सी से बांधकर हाथ से घुमाना। फिर से वही कहानी, अगर गौर से सुनना, मान लो ये मेरे पास ये हाथ से एक पत्थर को बांधकर चारों तरफ क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर घुमा रहे हैं। अगर सर्कुलर पाथ पर घुमाएंगे तो इस पत्थर पर अंदर की ओर, इस पत्थर पर अंदर की ओर, ठीक है ना, इस पत्थर पर अंदर की ओर एक कौन सा बल लगेगा बोलो, तनाव बल लगेगा। और यही तनाव बल क्या प्रोवाइड कर रहा होगा बोलो, mv²/r। क्या प्रोवाइड कर रहा होगा भाई, mv²/r। मतलब यहां पे तनाव बल है जो क्या बनता है, तनाव बल। तनाव बल जरूर किसके बराबर होगा भाई, mv²/r के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे तनाव बल है जो कि अभिकेंद्रीय बल बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, उपग्रह तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे कोई उपग्रह है, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, सैटेलाइट अगर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है बोलो, चक्कर काट रहा है। इसका मतलब क्या समझा, पहला पॉइंट तो समझा दिए बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो बताओ यहां कौन सा बल है जो अभिकेंद्रीय बल बनेगा, बताओ। जैसे यहां हमारे पास पृथ्वी, ये हमारा अर्थ है, और यहां पे क्या है बोलो, सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। पढ़ा होगा कि दो द्रव्यमानों के बीच कौन सा बल लगेगा भाई, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बोले सर F = G m1 m2 और बाई क्या होगा, r², है ना। इसका मतलब ये सैटेलाइट इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, और इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही बल पाया जाता है, और वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और अगर ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, इसका मतलब यहां पे जरूर क्या लग रहा होगा, mv²/r के बराबर बल लग रहा होगा। यानी कि यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल है जो अभिकेंद्रीय बल बनता है। कौन सा बल बोलो, गुरुत्वाकर्षण बल है जो अभिकेंद्रीय बल बनता है। तो बताओ ये रस्सी में कौन सा बल था, तनाव बल। तनाव बल अभिकेंद्रीय बल बना। यहां पे कौन सा बल है, यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल है जो अभिकेंद्रीय बल बना। अब यहां देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर, चारों ओर क्या करना, घूमना। पृथ्वी, अरे सेम ही चीज तो है ना, सेम ही चीज है। यहां पे समझा देते हैं, सेम ही चीज है। देखो यहां, देखो यहां अगर बात करें, यहां देखो कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। मान लो ये हमारा प्यारा सा सन है, सबका है, हमारा नहीं, ठीक है। अब गौर से सुनो, ये हमारा प्यारा सा क्या है बोलो, सन है, और ये हमारा प्यारा सा क्या है, हमारा अर्थ है। और ये अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर रहा है बोलो, चक्कर काट रहा है। चक्कर काट रहा है, इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा बल, बोले भाई सर इन दोनों के बीच लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। और ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, कहीं ना कहीं से mv²/r के बराबर बल लग रहा होगा। तो बताओ इन दोनों के बीच कौन सा बल है जो mv²/r के बराबर बल दे रहा होगा। तो सिंपल सा बात है, बोले सर इन दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण ही बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला F = G m1 m2 बोलो r², m1 m2/r²। और यही वो जो है किसके बराबर बल दे रहा होगा, जल्दी बताओ, mv²/r के बराबर क्या कर रहा होगा बोलो, बल दे रहा होगा। क्या बात समझ में आ गया। तभी ये हमारा अर्थ सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहा है बोलो, चक्कर काट रहा है, नहीं तो काट नहीं पाता। समझ में आ गया। तो पहला, जब रस्सी बांध के घुमाते हैं तो तनाव बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, वेरी गुड। जब सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है तो गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर बल प्रदान करता है। हमारा पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है तो यहां पर भी कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो mv²/r के बराबर होता है। और ये आराम से वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है बोलो, गति कर रहा है। अब एक और बात, एक लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग केमिस्ट्री में लगातार पढ़ते होंगे और यहां पे थोड़ा समझना है, ठीक है ना। एक का हो गया,
ठीक है, अब गौर सुनो, ये तो क्लियर समझा दिए एकदम बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट गौर से सुनना, गौर से सुनना, मजा आएगा, मजा आएगा कंफर्म। देखो, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाना। ये बताओ यहां पे कौन सा बल है, जल्दी कमेंट करके बताओ। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे ये हमारा नाभिक है, नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऑर्बिट में क्या चक्कर काटता है भाई, इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट के चारों तरफ क्या चक्कर काटता है, ब्लू, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। अब बताओ यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच कौन सा बल, आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल। आकर्षण बल यानी कि आकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहा जाता है, विद्युत आकर्षण बल। और विद्युत आकर्षण पढ़े होंगे, विद्युत आकर्षण बल क्लास 10th में भी था। तो विद्युत आकर्षण बल का फॉर्मूला कितना होता है भाई, विद्युत आकर्षण बल का फॉर्मूला भाई, विद्युत आकर्षण बल का फॉर्मूला फटाक से बता रहे हैं। तो विद्युत आकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। अभी याद रखो ना, क्या दिक्कत है, अभी याद रखो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ये क्या है बोलो, विद्युत आकर्षण बल, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब कहीं प्रोटॉन तो नाभिक में ही होता है, तो ये अगर ये नाभिक में है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच लग रहा होगा कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स कितना, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से F इक्वल टू mv² बाई r के बराबर बल लग रहा होगा, और इन दोनों के बीच इस दुनिया में सिर्फ एक ही बल है, और वो बल क्या है, विद्युत आकर्षण बल। यानी कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो जरूर यही वो बल है जो किसके बराबर बल प्रदान कर रहा होगा, mv² बाई r के बराबर बल प्रदान कर रहा होगा। मतलब यहां पे विद्युत आकर्षण बल है जो अभिकेंद्रीय बल बनता है। तो बताओ क्या सीखा, सीखा ये ना कि अभिकेंद्रीय बल होता नहीं है, ये कोई बल का प्रकार नहीं है, बल्कि ये बल बनता है। ये बल क्या होता है बोलो, बनता है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल होता नहीं है, अभिकेंद्रीय बल बनता है। 4 बार बोलेगा दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। अभिकेंद्रीय बल होता नहीं है, अभिकेंद्रीय बल बनता है। क्लियर है, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ये पूरा सवाल समझा दिए, एक बार और रिपीट कर देते। एक पत्थर को रस्सी से बांधकर हाथ से घुमाना, कौन सा बल है जो अभिकेंद्रीय बल बनेगा, तनाव बल। ठीक है, यहाँ पे तनाव बल, मतलब यहाँ पे तनाव बल था, यहाँ पे तनाव बल है, तनाव बल, यहाँ पे तनाव बल है जो अभिकेंद्रीय बल बनेगा। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है जो तनाव बल बनेगा। यहाँ पर भी कौन सा बल बनेगा बोलो, गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है जो तनाव बल बनेगा, बोलो हाँ ये ना। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर काटना, विद्युत बल, यानी कि विद्युत बल, विद्युत बल, यहाँ पे विद्युत बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल बनेगा। क्लियर हो गया बात, वेरी गुड। अब आगे देखो, अब आते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या था बोलो, अपकेंद्रीय बल। अब ये क्या होता है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय तो समझ गए कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म देखने को मिल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल। क्या होता है ये अपकेंद्रीय बल, तो गौर सुना कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ठीक है ना, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पर, मान लो इसका केंद्र O है, कुछ भी O है ना, और जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो बाहर की ओर एक बल लगता है। किधर बोलो, बाहर की ओर, मतलब वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है। इसी बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल का मान भी, अपकेंद्रीय बल है ना, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल का मान भी कितना होता है, अपकेंद्रीय बल का मान भी कितना होता है, F इक्वल होता है mv। अपकेंद्रीय बल का मान कितना होता है भाई, mv² बाय r। लेकिन ये बल बाहर की ओर लग रहा है तो यहां हम लगाएंगे माइनस साइन। क्या लगाएंगे बोलो, माइनस साइन।
माइनस साइन यह बताएगा कि यह बल वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है। सिंपल सा बात है, एक बार और रिपीट करके बता रहे हैं, गौर से सुनना। अगर वृत्त के केंद्र की ओर बल लग रहा होगा तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। लेकिन अगर वृत्त के बाहर की ओर बल लग रहा है तो बोलेंगे हम लोग अप केंद्रीय बल। क्या बोलेंगे? अप के। दोनों का वैल्यू सेम। इसका भी फॉर्मूला F = mv²/r, लेकिन इसका फॉर्मूला F = -mv²। माइनस क्यों लगा भाई? माइनस क्यों लगा? क्योंकि बाहर की ओर लग रहा है, इसलिए माइनस साइन दे देंगे। क्लियर हुआ बात? ठीक है। अब केंद्रीय बल यहां पढ़ के सुना दे क्या? कोई जरूरत नहीं है। जब कोई वस्तु वृत्त के पथ मतलब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और यहां पे अपकेंद्रीय बल को क्या कहा जाता है? छद्म बल, यानी कि स्यूडो फोर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बोलो? स्यूडो फोर्स कहा जाता है। अब देखो यहां स्यूडो फोर्स समझने से पहले, यानी कि अपकेंद्रीय बल को और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी से कहा जाता है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र का मतलब समझाएं? किसी जगह पर खड़ा होकर भाषणबाजी करना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताना। भाषणबाजी मतलब ये नहीं, नेतागिरी नहीं। क्या बात समझ में आया? क्या बोले? निर्देश तंत्र का मतलब क्या बताएं? किसी जगह से खड़ा होकर किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना क्या कहलाता? बोलो निर्देश तंत्र। निर्देश मतलब कोई भी वस्तु कहां पे गति कर रहा है, कैसा गति कर रहा है, उसके बारे में बताना क्या कहलाता? बोलो निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता? बोलो निर्देश तंत्र। अब गौर सुनो, ये निर्देश तंत्र कितना प्रकार का होता है? बोलो ये निर्देश तंत्र कितना प्रकार का होता है? अच्छा और थोड़ा बता दे, निर्देश तंत्र में दिक्कत हो रहा है क्या? जैसे हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, देखो मान लो यहाँ पे एक ट्रेन चल रहा है। क्या चल रहा? बोलो ट्रेन। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास एक कार है, ये मेरे पास एक सुंदर सा कार है, ठीक है ना। और हम इस कार से अंदर से बैठ के, कार के अंदर से बैठ के ट्रेन के मोशन के बारे में देख रहे हैं, मतलब ट्रेन के गति को देख रहे हैं। इस ट्रेन के गति को क्या कर रहे हैं? बोलो देख रहे हैं। तो हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व से यहां से कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे निर्देश तंत्र। समझ में आ गया? जहां से देख के हम लोग बात करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्देश तंत्र। समझ में आ गया? अगर मान लो कोई और इंसान है, मान लो यहाँ छोटा सा रामलाल नाम का एक लड़का है, और ये लड़का इस ट्रेन को भी देख रहा है, इस कार को भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, इसको देख। तो इस बार ऑब्जर्व कहां से कर रहा है? बोले सर ग्राउंड से कर रहा है। तो इस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बोलो ग्राउंड है। इस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड है। मान लो एक वैन है, या फिर टेम्पो है, टेम्पो है। मान लो एक टेम्पो है, अरे माल ढोने वाला टेम्पो नहीं होता जो सामान, वो वाला है मान लो। अब मान लो उसके पीछे वाला को क्या बोलते हैं? डाला बोलते हैं शायद ना, हिंदी से तो डाला ही बोलता हूँ। अब मान लो उसके ऊपर बैठ के ये बेचारा क्या कर रहा है? इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस बार निर्देश तंत्र क्या होगा? ये हो जाएगा, ये टेम्पो हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा? बोलो टेम्पो। यानी कि जहां से बैठ के किसी वस्तु की गति को देख रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहां से कहते हैं? फिर से बताएं क्या? जिस बिंदु से खड़ा होकर कोई व्यक्ति किसी वस्तु के गति को ऑब्जर्व करता है, किसी वस्तु के गति के बारे में बताता है, वही बिंदु क्या कहलाता है? बोलो निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो निर्देश तंत्र। मतलब जहां से वो देख रहा है उसी को बोलेंगे निर्देश तंत्र। क्लियर है? अब गौर से सुनो, ये तो समझ में आ गया निर्देश तंत्र के बारे में। अब गौर से सुनना आगे। अब यही निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम और एक को बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि क्या लिखा हुआ है? अजड़त्व निर्देश तंत्र, है ना। अब ये क्या होता है? गौर से सुनना। ऐसा जगह या फिर ऐसा बिंदु या फिर ऐसा बॉडी जहां जिस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो। जिस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो। एक्सेलरेशन मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसे बॉडी पे खड़ा होकर देख रहे हैं, किसी बॉडी के मोशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र मतलब जड़त्व निर्देश तंत्र, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा कोई बॉडी जो एक्सेलरेट करता हो। क्या करता है? बोलो एक्सेलरेट मतलब लगातार उसका वेलोसिटी क्या कर रहा है? बोलो चेंज। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अरे यार, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़ा होकर बॉडी के मोशन के बारे में बता रहा है जो एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? बोलो एक्सेलरेट। टेंशन मत लो, अब आगे समझ में आ जाएगा। जो बॉडी एक्सेलरेट करेगा मतलब जिसके पास एक्सेलरेशन होगा, ऐसा बॉडी जिसके पास, ऐसा वस्तु जिसके पास त्वरण ना हो, अगर उस जगह से खड़ा होकर किसी बॉडी के मोशन के बारे में बता रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जड़त्व निर्देश तंत्र। लेकिन ऐसा
जिस वस्तु का त्वरण हो, इसमें नहीं हो, इसमें हो, देखो a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस जगह से अगर किसी वस्तु के गति के बारे में बता रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अजड़त्व निर्देश तंत्र। टेंशन मतलब अभी हम समझा देंगे इधर। ये एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए लाया जाता है। अब गौर से सुनो, यहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप क्या क्या होता था, और थोड़ा डिटेल से क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो गौर सुना, यहाँ अभी जस्ट बताएं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर क्या करता है बोलो, गति करता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर क्या करता है भाई, गति करता है, तो वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है। इस केंद्र को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, F इक्वल टू mv²/r। अभी तो ये समझ गया होगा, ठीक है। अब अपकेंद्रीय बल में क्या था, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो बाहर की ओर एक बल लगता है। बाहर की ओर कितना बल लगता है, तो बोले सर F इक्वल टू -mv²/r, mv²/r है ना, mv²/r। इसको बोलेंगे हम लोग अपकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। अब सुनो गौर से सुनना, अब बात यह है कि कब हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, कब हम लोग अपकेंद्रीय बल कहेंगे, है ना, पॉइंट वाली बात है। बोले सर दोनों तो वृत्ताकार पथ पर ही गति कर रहा। सुनो, जब हम किसी वस्तु के गति को बाहर से ऑब्जर्व करें, कहां से बोलो, बाहर से, मान लो हम यहाँ खड़ा होकर देख रहे हैं, ठीक है, बाहर से जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे बोलो, अभिकेंद्रीय बल। हम अभी जिस बॉडी पर खड़ा है, इस बॉडी का त्वरण क्या है, 0 है। इस बॉडी के पास त्वरण है ही नहीं, वेग नहीं है, तो त्वरण कहां से आएगा, बात समझ में आ गया। तो अगर बाहर से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हम बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। लेकिन मान लो हम एक छोटा सा इंसान बन जाए और इसी के ऊपर खड़ा हो जाए, इसी के ऊपर खड़ा हो जाए, और हम इसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करें, तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे अपकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। क्या बात समझ में एकदम क्लियर हो गया। अगर बाहर से किसी वस्तु की गति के बारे में बात करें तो अभिकेंद्रीय बल, और इसी के ऊपर बैठ के बात करें तो, इसी के ऊपर बैठ के बात करें तो अपकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय। क्लियर है। एक और एग्जांपल दे सकते हैं। मान लो एक टर्निंग है और इस टर्निंग पे मान लो एक बस चल रहा है। क्या चल रहा है बोलो, बस। बस में बहुत सारा पैसेंजर भी होता है, बोलो हाँ या ना। बस के अंदर पैसेंजर नहीं होगा, ड्राइवर भी होगा, है ना। अब गौर से सुनना, बहुत सिंपल सा बात है। अगर हम बस को बाहर से देखें, बाहर से मतलब ग्राउंड से, ठीक है, मतलब रोड के किनारे पे खड़ा होकर अगर हम बस को देखें तो बोले सर ये टर्निंग पर घूम रहा है, मतलब वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, जरूर कहीं ना कहीं से वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लग रहा होगा, तो इसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। खत्म। इसको बोलेंगे, बाहर से देख रहे हैं तो बोलेंगे अभिकेंद्रीय। लेकिन हम एक बस का पैसेंजर, ड्राइवर बन के बात करें, इसी के ऊपर बैठे और इसी के ऊपर बैठे और बस के गति के बारे में बताएं, तो क्या बोलेंगे कि लग रहा होगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय मतलब कितना, बाहर की ओर। इसी कारण जब बस का पैसेंजर का मतलब जो बस के अंदर होता है, जब किसी टर्निंग पर घूमता है तो किधर बोलो, खिड़की की ओर। खिड़की और क्या हो जाता है बोलो, टर्निंग पर हिल जाता है। हिल जाने का मतलब खिड़की की ओर क्या हो जाता है बोलो, एक बल महसूस करता है। इसी बल का नाम है अपकेंद्रीय बल। क्लियर हो गया। बाहर से देखेंगे तो फिर से मेरे साथ रिपीट करो, बाहर से देखे तो अभिकेंद्रीय बल, इसी के ऊपर बैठ के बात करें तो अपकेंद्रीय बल। क्लियर है, ठीक है। अब गौर से सुनना, एक बार और बता दे, रुक, एक बार और। अगर इसी के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, मतलब ये कैसा बॉडी है, कैसा बॉडी है। अरे भाई बोलो कैसा बॉडी है। अरे भाई ये वेग इसका लगातार बदल रहा है ना, इसकी दिशा बदल रहा है तो लगातार इसका वेग बदल रहा है। वेग बदल रहा मतलब इसके पास त्वरण होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0, त्वरण होगा। मतलब कैसा बॉडी है, एक्सेलरेटेड बॉडी है। कैसा बॉडी है, एक्सेलरेटेड बॉडी है ना, राइट, एक्सेलरेटेड। अरे बोलो यार, एक्सेलरेटेड बॉडी है। कैसा बॉडी है बोलो, एक्सेलरेटेड बॉडी है। मतलब इसके पास त्वरण है, मतलब ये कैसा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन मतलब अजड़त्व निर्देश तंत्र है। आप समझ में आ गया क्या है बोलो, अजड़त्व निर्देश तंत्र। तो जब कोई बॉडी, ठीक है ना, जब कोई बॉडी, एक ऐसा बॉडी के ऊपर बैठ के हम लोग किसी वस्तु के गति के बारे में बात करते हैं जिसके पास त्वरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अजड़त्व निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। और जब ऐसा वस्तु पर बैठ के बात करेंगे जिसके पास त्वरण नहीं होता, जैसे बाहर पे खड़ा होकर देख रहे हैं, तो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम है। बात समझ। तो इनर्शियल फ्रेम के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाओ। अब हम लोग एक भयानक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो मजेदार ही मजेदार है और इसको जानने की लालसा सबको होती है, मौत का कुआं। बात समझ में आ गया? अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत बेहतरीन बात है, मौत का कुआं समझते हैं। ठीक है, मौत का कुआं में आप लोग देखते होंगे कि मौत का कुआं में एक बाइकर मतलब जो बाइक चलाता है, कार भी चला देता है ना, एकदम दीवार पे चिपका के चला देता है। हम लोग को लगता है कि कैसे घुमाता है यार। देखो यहाँ अगर बात करें, ये मान लो मेरे पास मौत का कुआं है, ठीक है, ये हमारे पास एक मौत का कुआं है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। यहां से वो बाइक को बहुत ही, अच्छा एक बात बताओ, कमेंट करके ये बात बताओ, क्या मौत का कुआं में बाइक को धीरे चलाता है कि स्पीड? धीरे चलाता है कि स्पीड चलाता है? स्पीड चलाता है ना, स्पीड चलाता है, काफी स्पीड चलाता है, धीरे तो चलाता नहीं है ना, धीरे नहीं चलाता है। क्यों धीरे नहीं चलाता है, इसका भी आज रीजन एकदम बहुत ही बढ़िया से पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये मौत का कुआं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्चुअल भी है, समझना भी है। चलो देखते हैं, एकदम मजा आ जाए, गौर से सुनना, गौर से सुनना। अब बाइक कैसे चलाता है मौत का कुआं में, ये देखो, यहां चला, बहुत स्पीड यहां से चलाएगा, है ना, यहां से बहुत स्पीड से चलाएगा। अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना, आगे आगे आगे। अब हम मान लो यहां पे मान लो मैं ड्राइवर हूं जो मौत का कुआं में, मैं इस बाइक को क्या कर रहा हूं, मौत का कुआं में से घुमा रहा हूं बहुत तेजी से। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर बैठ के अगर बात करें तो बताओ, इसी के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, इसका मतलब अब केंद्रीय बल किधर लगेगा, बाहर की ओर ना, mv²/r, मतलब बाहर की ओर कितना बल लग रहा है, mv²/r। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये दीवाल, गौर से सुनना, ये दीवाल मौत का कुआं का दीवाल होगा ना, तो ये जो दीवाल होगा, ये दीवाल अंदर की ओर एक बल लग रहा होगा, दीवाल पर कौन सा बल लगेगा, बोले सर नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा बल बोलो, नॉर्मल, प्रतिक्रियात्मक बल। अब एक और से सुनो, अगर स्पीड ज्यादा होगा, अब केंद्रीय बल हमेशा जब ये घूम रहा है, जब ये घूम रहा है तो लगाते ये बाहर की ओर फेंकना चाहेगा, है ना, बाहर की ओर फेंकना चाहेगा, दीवार तोड़ के बाहर निकलना चाहेगा। जब ये दीवार तोड़ के बाहर निकलना चाहता है तो ये दीवार भी इसको रोकेगा, अंदर की ओर लगाएगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की दिशा हमेशा सतह के तल के लंबवत दिशा में, पढ़ाए होंगे आगे। देखो यहाँ पे यहाँ वाली बॉडी m है, नीचे तरफ लगेगा क्या बोलो mg, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस ऊपर तरफ लगाएगा क्या बोलो, ऊपर तरफ लगाएगा क्या बोलो, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो सतह के लंबवत दिशा में लगता है क्या बोलो, प्रतिक्रियात्मक बल यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है एकदम, ये सब पढ़ा होगा। अब गौर से सुनना, गौर से सुनना, ठीक है, अब गौर से सुनना। अच्छा एक बात और, एक इंपॉर्टेंट बात और, जब ये बाइक ऐसे घुमा रहा है तो बाहर तरफ लगा mv²/r, अंदर तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अरे बोलो हाँ या ना, नॉर्मल है, प्रतिक्रियात्मक बल n। मतलब यहां से समझ में आएगा, क्या ये दीवार तोड़ के बाहर चला जा रहा है, बोले नहीं। क्या ये अंदर की ओर गिर रहा है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि n किसके बराबर है भाई, n किसके बराबर है भाई, n किसके बराबर है, n बराबर है mv²/r के बराबर। n किसके बराबर है बोलो, mv²/r के। वेरी गुड। अब गौर सुना, जब ये बाइक को दीवार में ऐसे घुमा रहा है तो ऊपर तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। अरे भाई अच्छा सुन, नीचे तरफ ये गिरना चाह रहा होगा कितना से बोलो, mg से। कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरना चाहेगी, तो ये अगर मौत का कुआं पे दीवार पे ऐसे घुमा रहा है तो नीचे तरफ तो बल लगना ही लगना है, कितना बोलो, mg। जब ये mg नीचे लगेगा तो जो टायर है, टायर दीवार के साथ चिपका रहेगा, राइट, बोलो हाँ ये ना। तो क्या करता है घर्षण, क्या करता है घर्षण, किसी वस्तु के गति का हमेशा विरोध करता है। घर्षण किसी वस्तु की गति का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। तो जब ये नीचे गिरना चाहेगा तो ऊपर कौन रोकेगा, घर्षण। ऊपर कौन रोकेगा भाई, घर्षण रोकेगा, है ना, ऊपर कौन रोकेगा बोलो, घर्षण। अच्छा बोलो, गिरने से इसको कब तक बचाएगा घर्षण, सोचो, गिरने से कब तक बचाएगा, बोले सर बहुत सिंपल है, F जब तक mg से ज्यादा होगा, F जब तक mg से क्या होगा बोलो, ज्यादा होगा, तब तक रोक के रखेगा। बोले और बताओ, बोले सर F जब mg के बराबर होगा तब भी बचा के रखेगा। जैसे ही mg ज्यादा हो जाएगा हचाक से गिर जाएगा। बोलो हाँ या ना, बहुत सिंपल है। तो अगर mg ज्यादा गिर जाएगा, जब तक F mg से ज्यादा रहेगा, जब तक F mg से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, नहीं गिरेगा। जब F mg के बराबर रहेगा तो भी गिरेगा नहीं, एकदम सेफली आराम से ये मौत का कुआं में क्या कर लेगा, घुमा लेगा। बस इसको कैलकुलेट करते हैं, गौर से सुनना, कैलकुलेट करो। अगर पढ़े होंगे फ्रिक्शन का फॉर्मूला F इक्वल टू म्यू आर इंटू एन, बहुत अच्छी बात है अगर पढ़े हो तो। व्हाट इज दिस, देखो ठीक है, F इक्वल टू कितना पढ़ेंगे बाबू, F इक्वल टू म्यू आर इंटू एन, यहां लगाएंगे म्यू और इंटू एन, बोला इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बोलो, mg हो जाएगा। n किसके बराबर है, mv²/r, म्यू n का वैल्यू
एम वी स्क्वायर बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बोलो, एम जी हो जाएगा। यहाँ से एम लुढ़क जाएगा, बोलो हाँ या ना, एम से एम लुढ़का दो, एम से एम लुढ़का देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 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 होगा। हम डायरेक्ट कर दे कैलकुलेशन, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, और ये आर ऊपर मल्टीप्लाई होगा आर, और ये म्यू नीचे आ जाएगा, यानी कि नीचे में म्यू। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया, जी आर बाई कितना आया म्यू। एक बार और लिख देते हैं इसी को, एक बार रिपीट हो गया, रूट अंडर बोलो जी आर और बाई क्या हो गया बोलो म्यू, ये आया। मतलब क्या समझे कि मौत का कुआं में गाड़ी का वेग, गाड़ी की चाल इस वैल्यू से या तो ज्यादा होना चाहिए या फिर इस वैल्यू के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल दे देते हैं। अरे आएगा एकदम क्लियर, देखो ये देखो यहाँ देखो ये v का वैल्यू रूट अंडर म्यू जी आर, इसका मतलब समझता है ग्रेटर देन लेस देन का मतलब देखो v इज ग्रेटर देन रूट अंडर जी आर बाई क्या है म्यू। इसका मतलब क्या है कि v का मान इस वैल्यू से या तो ज्यादा होना चाहिए या फिर इसके क्या होना चाहिए, बराबर। मान लो हम एक मौत का कुआं डिजाइन कर रहे हैं, मान लो हम एक मौत का कुआं क्या कर रहे हैं भाई, डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे है ना, मान लो हम एक मौत का कुआं क्या कर रहे हैं बोलो, डिजाइन कर रहे हैं। इस मौत का कुआं में क्या डिजाइन करेंगे, मान लो एक ऐसा मौत का कुआं बना रहे हैं जिसकी तिरजा, मान लो तिरजा हम 10 मीटर रखें, तिरजा कितना रखें 10 मीटर, और टायर और दीवार के बीच का जो घर्षण गुणांक है, फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन का वैल्यू हम मान लो म्यू का वैल्यू 1 मान लिया, म्यू का वैल्यू क्या मान लिया 1। अब सॉल्व करो तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, डायरेक्ट कर दे, रूट अंडर g का वैल्यू 10 रखते हैं, 10, वेरी गुड 10, r का वैल्यू 10, म्यू का वैल्यू 1, म्यू का वैल्यू वही 1, म्यू का वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे 100 आएगा, 100 को सॉल्व करेंगे आएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या समझा कि अगर गाड़ी को मौत का कुआं में चलाना है तो v का मान हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा रखना पड़ेगा या फिर 10 मीटर पर सेकंड के क्या रखना पड़ेगा, बराबर। अगर इतना वो नहीं करता तो गारंटी है कि वो मौत का कुआं में गिर जाएगा। तो मौत का कुआं में बचने का एक ही कंसेशन है यहाँ पे कि v का वैल्यू 10 से या तो ज्यादा रखे या फिर 10 के क्या रखे बोलो, बराबर रखे। क्या 10 मीटर पर सेकंड फील नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो, गाड़ी के स्पीडोमीटर में तो लिखा रहता है ना। तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड को अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर में बदले तो कहानी पता होगा 18/5, यहाँ से यहाँ 36 आ जाएगा ना। तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 36 किलोमीटर पर आवर, कितना बोलो 36 किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझ में आएगा, यानी कि अगर मौत का कुआं में गाड़ी को सेफली चलाना है तो गाड़ी की चाल को 36 किलोमीटर पर आवर से या तो ज्यादा रखना पड़ेगा या तो 36 किलोमीटर पर आवर के क्या रखना पड़ेगा, बराबर। इससे वो कम नहीं कर सकता है। अगर ये कम करेगा 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब समझ रहा हो ना, ठीक है, इससे वो कम रखेगा तो गारंटी है कि वो मौत का कुआं में क्या हो जाएगा बोलो, गिर जाएगा। एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोलना ना मौत का कुआं में सडनली ब्रेक लगाने के लिए, हचाक से ब्रेक मारेगा, धाई से गिर जाएगा नीचे, काहे भाई रिक्वायरमेंट है तेना। इसको मौत का कुआं में अगर सेफली घूमना है दैट मींस उसको 36 किलोमीटर पर आवर के या तो बराबर रखना होगा या तो उससे ज्यादा, इससे कम नहीं रख सकता है। इसीलिए मौत का कुआं में गाड़ी को काफी तेज चलाता है। ये भी बात समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आते हैं एक और कहानी, एक और भी कॉन्सेप्ट, अभी अब केंद्रीय बल का एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। अंदर की ओर बल लगेगा अभी केंद्रीय बल, बाहर की ओर बल लगेगा अब केंद्रीय बल। कहा था बता दिए, अगर बाहर से देखो तो क्या बोलेंगे अभी केंद्रीय बल, और उसी पे बैठ के बात करें तो अब केंद्रीय बल। एकदम क्लियर है। अभी देखो एक और बात, डिस्क, डिस्क मतलब समझता है, नहीं समझता है, वेरी गुड। डिस्क का मतलब समझता है, डिस्क का मतलब, अरे डिस्क का मतलब जैसे कपल लोग जाके डेटिंग वगैरह करते हैं बैठ के, और उन लोग देखना उन लोग ये वाला में नहीं बैठेगा, उन लोग गोल वाला में ही बैठेगा एकदम, तो उसी को डिस्क बोलते हैं। जो गोल वाला होता है ना उसको क्या बोलते हैं बोलो, डिस्क। अब मान लो ऐसा डिस्क है ऐसा, और ये डिस्क जो है घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। अब ये घूम सकता है इधर ऐसे, या क्या कर सकता है बोलो, घूम सकता है ऐसे। मान लो डिस्क घूम रहा है और इसके ऊपर हम एक सिक्का रख दिए, क्या रख दिए बोलो, सिक्का, सिक्का पैसा है ना, एक यहाँ पे हम कॉइन्स रख दिए। तो देखा होगा ये डिस्क अगर ऐसे घूम रहा है तो ये सिक्का बाहर की ओर फेंक जाता है ना, ये सिक्का बाहर की ओर घूम जाता है। क्या लिखा हुआ है, घूमते डिस्क के ऊपर सिक्के का फिसलना, है ना, सिक्के का क्या करना बोलो, फिसलना। तो देखते हैं ये सिक्का डिस्क के ऊपर कब फिसलेगा और कब नहीं फिसलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से सुनना।
मान लो इस कॉइन्स का कुछ तो द्रव्यमान होगा ना, मान लो इसका मास m है, स्मॉल m, ये नीचे की ओर एक बल लगा रहा होगा जिसका नाम mg, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी ऊपर तरफ फोर्स लगा रहा होगा जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। इसका मान लो रेडियस r है, इसका रेडियस क्या है भाई, r है। कलर चेंज कर लेते हैं। अब गौर से सुना, जब ये सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, अब मान लो हम एक छोटा सा इंसान बन के इसी के ऊपर बैठ जाएं, अब बोलो इसी के ऊपर बैठ गए तो कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल। किधर लगेगा, बाहर की ओर। बाहर की ओर लगे कितना, बोलो mv²/r, राइट। अब जब ये बाहर की ओर फेंकना चाहेगा तो ये कहां पे है, बोलो डिस्क के ऊपर है। बोल रहे भाई डिस्क के क्या है, बोलो ऊपर है। जब डिस्क के ऊपर ये फिसलना चाहेगा बाहर की ओर, तो इधर कौन रोक के रखे, घर्षण। घर्षण हमेशा किसी वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध, यानी कि ये अंदर की ओर लगेगा, कौन, बोलो ये लगेगा घर्षण बल। क्या बात समझ में आ गया। क्या ये सिक्का नीचे गिर रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या सिक्का ऊपर जा रहा है, बिल्कुल नहीं। मतलब n किसके बराबर है भाई, n बराबर है mg के। n किसके बराबर है, बोलो mg के। एक बात और, अब बताओ क्या कंडीशन है कि ये सिक्का बाहर ना फिसले, क्या कंडीशन है कि ये सिक्का बाहर ना फिसले, क्या कंडीशन है बताओ। बोले सर f का वैल्यू mv² से अगर ज्यादा है, कंडीशन ये है कि f का वैल्यू अगर किससे ज्यादा है, बोलो mv²/r से क्या हो, ज्यादा हो, या फिर इसके क्या हो, बराबर हो, तो ये सिक्का बाहर नहीं फेंकेगा। तो ये सिक्का क्या होगा, बाहर नहीं फेंकेगा। कैलकुलेट करता हूं, f का वैल्यू घर्षण है तो म्यू और इंटू n, पिछला अभी बताए थे आगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, बोलो mv²/r। ठीक है, m से है ना, n का वैल्यू किसके बराबर है, बोलो mg के बराबर है, तो यहाँ mg लिखेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। m से m खत्म हो गया, म्यू g, और ये r इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, बोलो v²। दैट मीन्स सॉल्यूशन किए इसको, v², देखो यहाँ पे पलटा के लिख रहे हैं, इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा, म्यू जी आर। वेरी गुड। तो v इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी आर, दैट इज। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। कहता है कि सिक्का का वेग, सिक्का यानी कि डिस्क, डिस्क तो सिक्का के ऊपर है ना, मतलब डिस्क के ऊपर क्या है, बोलो सिक्का, तो डिस्क का वेग, डिस्क का जो चाल है, डिस्क की जो चाल है, चाल है ना, डिस्क की जो चाल है, और बार बार हम वेग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या समझा, वेग के मान के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना। वेग के किसके बारे में बात करेंगे, वेग के मान के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ v जो है इस वैल्यू से क्या होना, v का वैल्यू इससे कम होना चाहिए। तुम लोग भी थोड़ा बुद्धि लगा ना, अगर यार इस डिस्क के ऊपर अगर सिक्का रख दे तो बताओ, बहुत तेजी से घुमाएंगे तब ना फेंकेगा, धीरे धीरे घुमाएंगे थोड़ी फेंकेगा। तो वही तो आया है, ये देखो ये वही चीज तो है, v इज लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब v का वैल्यू इस वैल्यू से जब तक कम रहेगा, लेस देन, जब तक कम रहेगा सिक्का बाहर नहीं फेंकेगा, इसके बराबर भी होगा तो नहीं फेंकेगा, लेकिन इससे जैसे ही ज्यादा हो जाएगा वैल्यू बाहर फेंक जाएगा। अरे कैसे नहीं, देखो एक कैलकुलेशन कर देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो फिर वही कहानी, आर का वैल्यू हम लोग एक ऐसा डिस्क लिए जिसका रेडियस मान लो हम 10 मीटर ले लेते हैं, है ना, और सिक्का और डिस्क के बीच का घर्षण गुना की, यानी कि फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू हम मान लो 1 ले लिए। म्यू का वैल्यू कितना ले लें, 1। सॉल्व कर दो तो v इज लेस देन इक्वल टू, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं ना, इसका वैल्यू 1, g का वैल्यू 10 और r का वैल्यू भी 10, यानी कि 100। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड, जो कि अभी सॉल्व किए थे, है ना। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब, अब मतलब डिस्क की जो चाल होगी वो 36 किलोमीटर से कम हो या फिर 36 किलोमीटर पर आवर की क्या हो, बराबर हो, तब तक ये बाहर फेंकेगा नहीं। जैसे 36 किलोमीटर पर आवर से क्या होगा, ज्यादा होगा, ये डिस्क के ऊपर रखा सिक्का बाहर की ओर क्या हो जाएगा, बोलो फिसल जाएगा। क्या बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से आया होगा, ठीक है। तो डिस्क में सिक्का तभी बाहर फेंकता है, बोलो डिस्क से बाहर सिक्का तभी फेंकता है जब डिस्क का स्पीड काफी तेज हो। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करके निकालें, तो यहां पे आया कि v का वैल्यू जब तक 36 से कम रहेगा बाहर नहीं फेंकेगा, 36 के बराबर रहेगा बाहर नहीं फेंकेगा। जैसे ही 36 से ज्यादा होगा तो बाहर क्या हो जाएगा, बोलो फेंक जाएगा। इसका मतलब ये 36 क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस इस डिस्क की महत्तम चाल है, इस डिस्क की क्या है, बोलो महत्तम चाल है। इससे और ज्यादा बढ़ाएंगे तो सिक्का बाहर की ओर क्या हो जाएगा, बोलो फेंक जाएगा। क्या बात समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।